सो हेलो एवरीवन, तुम सभी बच्चों के हाफ ईयरली के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पेपर यहीं से बनने वाला है। बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आएगा, नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ अ स्टाइल, स्टाइल क्या होता है एंड व्हाट आर द 6 स्टाइल कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाय राइटर। तो पहले तुम्हें बताना है कि स्टाइल होता क्या है एंड राइटर कौन से 6 स्टाइल कैटेगरी को प्रोवाइड करता है, उन 6 के तुम्हें नाम लिखने हैं। तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। डेफिनेशन से तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो डायरेक्टली मैं तुम्हें कंप्यूटर के पास लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे तुमको मैं समझाता हूँ। तो डेफिनेशन से तो तुमको समझ में नहीं आया होगा कि स्टाइल होता क्या है, लेकिन तुम प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हो कि स्टाइल एक कलेक्शन होता है ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन का। अब ये ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो ये अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं एंड ये क्या एक कलेक्शन में है। यहाँ पे देखो ये पूरा एक कलेक्शन में है। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग टाइप का स्टाइल है। तो तुम अपने तरीके से स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे डेफिनेशन में बस यही चीज़ दिया है कि स्टाइल एक कलेक्शन होता है, जो कि यहाँ पे कलेक्शन में तुमने देख ही लिया सभी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है। किसी का कलर अलग है, किसी का फॉन्ट अलग है, किसी का फॉन्ट कम है, किसी का ज़्यादा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में ये दिया हुआ है। तो यहाँ तक तुमने समझ ही लिया होगा। तो एग्जाम्पल ये सब तुमको पता चल ही गया होगा कि ये सब क्या होता है। एंड इसमें एक और क्वेश्चन ये भी दिया गया था कि व्हाट आर द 6 स्टाइल कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाय राइटर। राइटर कौन से 6 स्टाइल कैटेगरीज को प्रोवाइड करता है, मतलब कि स्टाइल के 6 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो स्टाइल के 6 टाइप्स ये सब हैं, जैसे पेज है, पैराग्राफ है, कैरेक्टर है, फ्रेम है, लिस्ट है और टेबल है। तो ये सब नाम याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है जेपीजी और जेपीईजी इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर। जेपीजी या फिर जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक अगला क्वेश्चन इसके नीचे दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल। इमेज फाइल का इसमें से कौन सा एक करेक्ट फाइल एक्सटेंशन नहीं है? जो नहीं है तुमको वो बताना है। तो GIF ये फाइल एक्सटेंशन होता है इमेज फाइल का। JPEG भी होता है, PNG भी होता है, ODT नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C ODT। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आगे दिया गया आगे कि व्हाट इज़ डिजिटल इमेज एंड हाउ कैन यू क्रिएट वन। तो डिजिटल इमेज क्या होता है, पहले इसको समझ लो। डिजिटल इमेज क्या होता है? तो डिजिटल डॉक्यूमेंट में जो ग्राफिक और इमेज हम इंसर्ट करते हैं ना, इसी को हम डिजिटल इमेज कहते हैं। और ये जो डिजिटल इमेज होती है इसको हम पिक्सल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि राइट फैक्टर्स कंट्रोलिंग पोजिशनिंग ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इमेज के पोजिशनिंग को कंट्रोल करता है किसी डॉक्यूमेंट में। तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि अरेंजमेंट्स, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स। स्टाइल्स और टेम्पलेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो स्टाइल्स में यहाँ पे दिया गया है किसी स्पेसिफिक पार्ट्स के फॉर्मेट को ही हम किसी डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई हेडिंग या फॉन्ट हो गया, कलर वगैरह हो गया, तो वो सब हम बदल सकते हैं। लेकिन जो टेम्पलेट्स होती है ये एक हमें कंप्लीट लेआउट देती है किसी डॉक्यूमेंट का। जैसे कि कोई रिज्यूम है, वो एक पूरा टेम्पलेट ही, एक पूरा लेआउट ही जो हमें तैयार करके दे देता है। इसकी एप्लीकेशन है कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट में और किसी सेक्शंस में, जबकि टेम्पलेट्स का ये यूज़ होता है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी होल डॉक्यूमेंट के को ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टाइल्स का कुछ चेंज अफेक्ट दिया गया है, जैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका अफेक्ट सिर्फ हमें टेक्स्ट और एलिमेंट्स में ही हम देख सकते हैं, जबकि जो टेम्पलेट्स होती है इसकी चेंजेस ओवरऑल डॉक्यूमेंट लेआउट में होती है एंड डिज़ाइंस में होती है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट और लेआउट में होती है। इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे फॉन्ट साइज़, कलर, अलाइनमेंट सेटिंग्स। और टेम्पलेट्स का कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे कि एक रिज्यूम का लेआउट मिल गया हमें, एक डिज़ाइन रिपोर्ट का एक डिज़ाइन हमें मिल गया।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फ़िल्टर्स। कोई भी 4 ग्राफिक फ़िल्टर्स को एक्सप्लेन करना है। तो 4 ग्राफिक फ़िल्टर्स यहाँ पे है। पहला है इन्वर्ट, दूसरा है स्मूथ, तीसरा हो गया शार्पेन एंड तीसरा है पोस्टराइज। इसके बाद और भी बहुत सारे और भी ग्राफिक फ़िल्टर्स होते हैं, बट तुम्हें 4 ही लिखने थे, तो यहाँ पे मैंने 4 ही बताए हुए हैं। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो इन्वर्ट क्या हो गया? इन्वर्ट का मतलब होता है कलर अपोजिट हो जाना, उल्टा हो जाना। जैसे जो ब्लैक कलर होगा वो वाइट में हो जाएगा, वाइट ब्लैक में हो जाएगा, और भी जो भी दूसरा कलर होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट कलर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है इन्वर्ट। दूसरा है स्मूथ। स्मूथ में क्या होता है कि किसी इमेज को हम सॉफ्टेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट को। इसका शार्पेन का मतलब क्या हो गया कि इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करना। पोस्चराइज का मतलब होता है किसी पिक्चर को लाइक अ पेंटिंग की तरह बना देना। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कोई भी 3 मेथड्स बताओ जिससे कि हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला तो मेथड हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब इस तरह से उठाएं और एक जगह पाके पुट कर दिए, तो इसी को कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा है कि इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्लिकबोर्ड्स पे जाके वहाँ से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड तीसरा है कि स्कैनर के थ्रू भी हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी मेथड्स हैं, बट तुम्हें 3 ही लिखने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही तुम्हें बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखो 9 नंबर क्या दिया गया है कि हाउ इज़ रिसाइजिंग ऑफ इमेज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग इट। रिसाइजिंग ऑफ इमेज, इमेज का रिसाइजिंग होना और क्रॉपिंग करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो रिसाइजिंग में क्या होता है कि हम इमेज के डायमेंशन को चेंज करते हैं, या तो उसकी विड्थ को, हाइट को, वो हम चेंज करते हैं। पूरे इमेज के विड्थ हाइट को चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन को। बल्कि क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं इमेज के, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये एक इमेज है, तो रिसाइजिंग से क्या होगा कि इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बट क्रॉपिंग से क्या होगा कि मान के चलो रिसाइजिंग वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, तो ये हट जाएगा, सिर्फ मेरा क्रॉपिंग वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है। इसका इसमें सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है कि टू मेक द इमेज लार्जर और स्मॉलर वाइल कीपिंग द होल इमेज इंटैक्ट। मतलब कि हम रिसाइजिंग की यूज़ करके किसी भी इमेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जबकि क्रॉपिंग से क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को उस पर हम फोकस कर सकते हैं इमेज का, और अननेसेसरी पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद रिसाइजिंग में और एक क्या है कि द इंटायर इमेज इज़ एडजस्टेड इन साइज बट नथिंग इज़ कट आउट। इसको हम एक साइज़ की तरह एडजस्ट तो कर सकते हैं, बट इसमें कुछ भी कट आउट नहीं होता है। ठीक है। इसको छोटा बड़ा हम इसको कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी कट आउट नहीं होगा। जबकि क्रॉपिंग में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स ऑफ इमेज को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। ठीक है। लिविंग ओनली द चूज एंड सेक्शन, यानी कि जिसको हम चूज़ करेंगे बस वही रहेगा, बाकी जो मुझे नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार एंड डिस्क्राइब एनी 5 टूल्स। तो कौन कौन से टूल्स ड्राइंग टूल बार में अवेलेबल हैं, तो इसको लिखना है एंड कोई भी 5 टूल्स को एक्सप्लेन भी या उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो ऐसे तो ड्राइंग टूल बार में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ 6 के बारे में लिख दिया है। तुम्हें 5 ही लिखना था, बट मैंने यहाँ 6 दे दिया है। जैसे सेलेक्ट टूल होता है, तो सेलेक्ट टूल का काम क्या है कि हम किसी टूल्स को, मतलब किसी भी टूल को हम ड्राइंग टूल बार से सेलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। दूसरा है लाइन टूल। इससे क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल से हम रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर्स क्रिएट कर सकते हैं। इलिप्स टूल से हम सर्किल्स या फिर इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल से हम किसी बॉक्सेस में हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। और पॉलीगॉन टूल से हम बहुत टाइप के पॉलीगॉन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत तरह के मल्टीपल्स हम कर सकते हैं, मल्टीपल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है या फिर क्या है? तो टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको शॉर्ट में हम TOC भी कहते हैं। अगर ये भी आ जाता है ना कि TOC क्या होता है, तो तुम रीजन में ये डाल देना। तो टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत क्यों होती है?
तो पहला तो ये हो गया कि इजी नेविगेशन, तो ये रीडर्स को, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको ये हेल्प करता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्शंस पे वो क्विकली जंप कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे बुक में अगर मान के चलो टेबल ऑफ कंटेंट ना हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर है, तो पता चल जाता है कि इस पेज पे मान के चलो 136 पेज पे मेरा ये चैप्टर है, तो हम डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो इजी है, इजी नेविगेशन इसी को बोला गया है। दूसरा है बेटर ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे क्या होता है कि इट शो हाउ द डॉक्यूमेंट इज स्ट्रक्चर्ड, ये दिखाता है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया है। एंड तीसरा है कि ये एक प्रोफेशनल लुक भी हमें देता है टेबल ऑफ कंटेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिफाइन कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग डेटा ये क्या होता है? तो डेटा कंसोलिडेटिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे डेटाओं को कंबाइन करके, यानी कि मल्टीपल सीट्स के डेटाओं को कंबाइन करके ये एक सिंगल सीट में कर देता है। इसको तुम एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हो कि सपोज़ कर लो कि ये हमने सीट 1 में एक डेटा तैयार किया, सीट 2 में एक और डेटा हमने तैयार किया, तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे देखो हमने सीट 3 में इस डेटा को कर दिया है। तो कंसोलिडेटिंग डेटा का ये एक यूज़ भी है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा, तो भी यही लिखेंगे कि डिफरेंट सीट्स के डेटा को हम लोग एक सिंगल सीट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेफिनेशन में भी यही चीज़ लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 13 है कि व्हाट आर मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है? तो मैक्रो एक सेव्ड सीक्वेंस होता है किसी कमांड या की स्ट्रोक्स का, जो कि लेटर यूज़ के लिए हम स्टोर करके रखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि मैक्रोज जो है स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है टास्क को रिपीट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? एंड राइट द टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन कैलकुलेटर। तो पहले तो बताना है सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। तो सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? तो किसी भी सेल्स में जो भी हम फॉर्मूला या फिर फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो वही होता है सेल रेफरेंसिंग। अगर इसके टाइप का बात करें तो 3 टाइप यहाँ पे दिया गया है। जैसे रिलेटिव रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, मिक्स्ड रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस इन सेल्स के ये टाइप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द इफ़ फंक्शन इन लीवर ऑफिस कैलकुलेटर। इफ़ फंक्शन का लीवर ऑफिस कैलकुलेटर में क्या यूज़ है, इसको एग्जांपल के साथ बताना है। तो इफ़ फंक्शन का लीवर ऑफिस कैलकुलेटर में क्या यूज़ है? तो ये कंडीशन को चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ कर लो कि किसी स्टूडेंट्स का ये शो करना हो कि वो स्टूडेंट्स पास है या फेल है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ का ये वाला एक फार्मूला हम लोग इस तरह से पुट करेंगे। तो इस फार्मूला में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा नंबर आता है तब तो वो पास होगा, और 50 से कम लाएगा तो वो फेल हो जाएगा। तो जैसे ही 45 आया, मान के चलो किसी का नंबर 45 आया, तो उसका शो करेगा फेल। एंड अगर 50 से ज़्यादा आ जाता है, 60 आ गया, तो उसका शो करेगा पास। तो बस ये एक कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस इन कैल्क। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो रिलेटिव सेल डिफरेंस में क्या होता है कि चेंजेस व्हेन अ फार्मूला इज़ कॉपीड टू अनदर सेल। अगर हम किसी फार्मूला का कॉपी करके दूसरे सेल में करते हैं तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है कि वो कांस्टेंट रहता है, कि ये मैटर नहीं करता है कि फार्मूला हमने कहाँ से कॉपी किया है या क्या कॉपी किया है, ठीक है। ये आइडियल होता है कैलकुलेशन के लिए, जबकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक सेल को फिक्स्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या अंतर है? तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ये बोल कर या लिख कर होती है, जबकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ये बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, गेस्चर के द्वारा और एक्सप्रेशंस के द्वारा होता है। इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन में ये भी है कि इसमें कन्वर्सेशन, स्पीचेस, ईमेल्स और टेक्स्ट के द्वारा कम्युनिकेशन हो सकता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस के द्वारा जो कम्युनिकेशन है वो होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ये क्लियर होता है
और ये डिपेंड करता है वर्ड के चॉइस के ऊपर। जबकि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसमें फीलिंग्स और इमोशंस को देखकर हम वर्ड्स को समझते हैं। इसका जैसे एक एग्ज़ाम्पल हो गया, जैसे मीटिंग में हम कोई बात कर रहे होते हैं या फिर कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वहीं जो स्माइलिंग करना या फिर क्रॉस आर्म करना, आई कांटेक्ट दिखाना, मतलब ये सब सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो अगर तुमसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि राइटिंग अ रिपोर्ट ये वर्बल है कि नॉन वर्बल है, तो तुमको लिखना है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशंस की क्या क्या बैरियर हैं? तो कुछ बैरियर्स हैं, जैसे पहला है लैंग्वेज डिफरेंसेस, मतलब लैंग्वेज बैरियर। तो तुम्हें दूसरे की बातों को समझने में दिक्कत आएगी जब दो लोग ऐसे में तुम भेंट हो जाए जो दोनों का भाषा डिफरेंट हो, तो वो एक बैरियर है। दूसरा है कल्चरल डिफरेंसेस, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। अलग अलग बैकग्राउंड्स के, मतलब अलग अलग कल्चर्स के लोग जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो। तीसरी है इमोशनल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक एंगर और स्ट्रेस अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, जैसे कि गुस्सा होना या फिर तनाव महसूस होना, तो इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट डालती है। तो इसको कहा गया है इमोशनल बैरियर्स। इसके बाद है फिजिकल बैरियर, जैसे कि मान के चलो तुम किसी से बात कर रहे हो फैक्ट्री के पास में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, या फिर बहुत दूर में रह के बात करते हो, तो इससे भी तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं होगी। या फिर इक्विपमेंट अच्छी नहीं है, मान के चलो तुम मोबाइल से बात कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मोबाइल में नेटवर्क सही से नहीं पकड़ रहा है, तो वो हो गया बैड इक्विपमेंट, जिसकी वजह से तुम कम्युनिकेट सही से नहीं कर सकते हो। अगला है इंफॉर्मेटिव ओवरलोड। अब इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेटिव ओवरलोड का मतलब हो गया कि एक ही टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ले लेना। जैसे मान के चलो तुम्हारी परीक्षा है, तुम एक दिन पहले पढ़ोगे, इससे पहले कभी तुमने नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो ये हो गया ओवरलोड। ठीक है। अगला है लैक ऑफ क्लियरिटी, मतलब मैसेज जो है वो क्लियर मतलब नहीं होना, एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाना। ठीक है, तो इसको कहा गया है लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब सही से, मतलब लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, मैसेज का सही से यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ अफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बैरियर्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड राइट सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। पहले तुम्हें बताना है कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है, फिर तुमको कुछ स्किल्स के नाम लिखना है जिसकी वजह से तुम लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल। तो इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल ऑन्स इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर अफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में अब ये मतलब ये जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि तुम डिफरेंट सिचुएशंस में अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को या अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसके कुछ स्किल्स मैं तुम्हें यह बताता हूँ जिसके वजह से तुम अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हो, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टिबिलिटी। ये कुछ स्किल्स है जिससे कि तुम लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। अगला है व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, ये तो मैंने अभी तुम्हें बताई कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ABC क्या है? ABC का मतलब क्या है? ABC A फॉर एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, B क्या होता है, तो बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, मतलब जो घटना हुई उसका किस प्रकार से तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एंड तीसरा है C फॉर कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट, उस घटना का तुम क्या एक्शन लेते हो। ठीक है, तो इसी को कहा गया है ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब 5 टेक्निक यहाँ पे तुमको बताए गए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ये तुमको लिखने के लिए एग्जामिनेशंस में आता है कि राइट द स्टेप्स, राइट द टेक्निक्स ऑफ 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर 5 नहीं लिख के बोल देगा कि राइट द टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 5 टेक्निक्स मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के, जिसमें पहला है टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम को सही से मैनेज करना, सही समय पे सही चीज़ें करना। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, तो फिजिकल एक्सरसाइज करना है, फ्रेश एयर लेना है, हेल्दी डाइट लेना है। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, डिले नहीं करना। जैसे कि अभी तुम्हारी एग्जामिनेशन शुरू होगी तो तुम डिले नहीं करना हो सकता है जब तुम डिले करोगे तो उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा, तो तुम्हें कम समय में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी से पढ़ोगे तो फिर
वो डिले नहीं होगा एंड उस समय ज़्यादा तुमको टेंशन नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेस तुमको नहीं होगा। इसके बाद 5वां स्लीप, सही से सोना भी ये ज़रूरी है। एंड हॉलीडेज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा तनाव महसूस होता हो तो हॉलीडे पे जाना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है एंड राइट सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ स्टेप्स लिखना है जिसके वजह से तुम इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हो। तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो ये एक एबिलिटी होती है जिससे कि तुम अपने इमोशंस को या फिर दूसरे के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे कि तुम इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि अपने इमोशंस को पहचानना, तुरंत ही किसी बात को लेके डिसीजन नहीं ले लेना, ठीक है, तुरंत डिसीजन मत नहीं लेना, अब सोच समझ कर डिसीजन लेना, ठीक है ना। एंड तुमको मेडिटेशन करना है, योगा करना है ताकि तुम शांत रह सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, और जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है। तो भाई सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या, खुद को मोटिवेट करना, यही होता है, अपने आप को पुश करना कि तुम जो भी तुम्हारी गोल हो उसको अचीव कर सकते हो। एंड फील्स हैप्पी एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स के, तो इनको पता रहता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, ये फोकस्ड होते हैं, मतलब ये सोच के रहते हैं उनको वो चीज़ करना है, खुद को उस चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके लिए हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एंड आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरा जी जान से मेहनत करना, डेडिकेट कर देना, ठीक है, इसी को कहा गया है सेल्फ मोटिवेशन। एंड ये क्वालिटीज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड हो गया। वहीं जो सॉफ्टवेयर होता है ये प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हार्डवेयर के अंडर में ये हो रहा होता है, ठीक है। सच एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे ये सब कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो कि तुमको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ .txt किसका फाइल एक्सटेंशन है, तुमको याद रखना ये नोटपैड का है। .doc या docx होता है वर्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन। .xls या फिर xlx होता है एक्सेल फाइल का। .ppt होता है पावर पॉइंट का। .jpg होता है इमेज फाइल का। .mp3 होता है साउंड फाइल का। .avi होता है ऑडियो या फिर वीडियो फाइल का। और .png होता है ग्राफिक फाइल का। तो ये फाइल एक्सटेंशन तुमको याद रखना है। एंड कुछ शॉर्टकट की भी हमने तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी याद कर लेना। इसे Ctrl+C मतलब कॉपी हो गया, पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+V, कट का होता है Ctrl+X, सेव का होता है Ctrl+S, ये सब तुम याद कर लेना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लो, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट आर द थ्रेड्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स मतलब तुम समझ रहे हो ना, थ्रेड्स यानी कि कंप्यूटर को किस किस चीज़ का डर है। देखो, थ्रेड्स आर द वेज इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट आवर नोइंग। थ्रेड्स का मतलब क्या होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक्ड हो जाना कंप्यूटर से हमारे जाने बिना, ठीक है। मतलब कंप्यूटर का समझ सकते हो कि क्या कंप्यूटर से क्या क्या डर होता है, तो ये चीज़ तुम समझ सकते हो। तो पहला इसमें क्या लीक्ड हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर ही तुम्हारी पूरी चोरी हो सकती है, या फिर तुम्हारा हार्डवेयर तो चोरी हो ही सकता है, साथ साथ सॉफ्टवेयर भी तुम्हारा चोरी किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है, थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना या फिर हार्डवेयर को चोरी कर लेना। इसके बाद दूसरा है वायरस। वायरस क्या होता है कि ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है जो कि तुम्हारे डेटा और सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा में आ जाओ। तीसरा यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है कुछ मेजर टाइप्स ऑफ वायरस एंड वायरस हैं। जैसे ये वायरस का हम बात किए तो कुछ मेजर टाइप्स के वायरसेस होते हैं, जैसे कि वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। तो वॉर्म्स क्या होता है, तो ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि तुम्हारे फाइल को ना ये डुप्लिकेट करते रहता है,
ठीक है, अपने आप को ये डुप्लीकेट कर लेता है और इसको हटाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वहीं जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये क्या होता है, पहले तुम्हें लगेगा कि ये एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन धीरे धीरे ये कंप्यूटर को मतलब धीरे धीरे ये वायरस की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, ये तुम्हारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ यहाँ पे देख लो, जैसे है ऑनलाइन प्रीडेटर। ऑनलाइन प्रीडेटर क्या है, तो ऑनलाइन प्रीडेटर्स आर पीपुल, वैसे लोग होते हैं जो तुमको रिलेशनशिप में मतलब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बना के तुमसे ना इलीगल काम करवाते हैं ऑनलाइन, तो इसी को कहा गया है ऑनलाइन प्रीडेटर। ठीक है, इंटरनेट स्कैम्स क्या होता है, इंटरनेट स्कैम्स में तुमने देखा हुआ होगा कि तुम्हारे पास बहुत तरह का एक इस तरह के मैसेज आते होंगे कि तुमने बहुत ज़्यादा प्राइज़ जो है वो जीत लिया, या लॉटरी तुमने जीत लिया है, तुमको इतने पैसे मिलेंगे, तो इसके लिए तुम कुछ मुझे पैसे दो जिसके वजह से मैं तुमको ये लॉटरी दे सकता हूँ। तो इसी को कहा गया है इंटरनेट स्कैम। ठीक है, तुमको झांसे में लेना एक प्राइज़ मनी का झांसा मतलब लालच देके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राइट सम मेथड्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा। अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो देखो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके डेटा, कंप्यूटर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है कि अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डाल दो लॉगिन का। ठीक है, और ये जो तुम्हारी पासवर्ड होनी चाहिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा कोई इसका गेस ना कर सके। ठीक है, उसमें थोड़े अलग अलग टाइप के तुमको कैरेक्टर रखने हैं। दूसरा है कि एंटीवायरस और फायरवेल को इंस्टॉल करके रखना है अपने कंप्यूटर में। ठीक है, जिससे कि तुमको ये वायरस के इंटर होने से ये तुमको बचाता है। एंड साथ ही साथ ये एंटीवायरस क्या करता है, तुम्हारे वायरस को ये क्लीन भी कर देता है। ठीक है, जो भी वायरस इंटर करता है तुम्हारे कंप्यूटर में। तीसरा है इनक्रिप्ट डेटा। तो ये जो इनक्रिप्ट डेटा है ना, ये यूजुअली बैंक्स लोग इस्तेमाल करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए, ताकि चोरी नहीं हो। ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब ताला समझ लो बंद कर दिया डेटा को ही, कंप्यूटर के फोल्डर में ऐसा होता है। अगला है सिक्योर साइट। तो सिक्योर साइट में क्या होता है कि गिव डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट्स ओनली ऑन सिक्योर साइट्स। अपने क्रेडिट कार्ड का या बैंक अकाउंट्स का जो डेटा है वो हमेशा सिक्योर साइट्स में ही तुम डालो। अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा साइट सिक्योर है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे रूल याद रख लेना कि जब भी कोई एड्रेस बार इस तरह से स्टार्ट होता है HTTPS इस तरह से स्टार्ट होगा तो समझ लेना, और यहाँ पे एक लॉक का एक सिंबल होगा तो समझ लेना वो सिक्योर साइट है। ठीक है, ये तरीका है। या फिर फोल्डर इस तरह से तुम्हारा बना हुआ रहेगा तो ये भी तुम्हारा सिक्योर साइट का निशानी देता है। ठीक है, ये भी सिक्योर साइट समझ लेना कि ये भी सिक्योर साइट है। तो सिक्योर साइट में ही तुमको अपना क्रेडिट कार्ड या फिर कोई बैंक डिटेल्स वगैरह डालना है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुमको और करने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस की तैयारी कर लिए तो बस समझ लो भाई तुम मास्टर बन चुके हो, अब इससे ज़्यादा तुमको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, यहाँ तक जितना क्वेश्चन बताया है ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। बाकी अगर देखो मैंने यहाँ पे तुमको थोड़ा सा 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये सब सारे क्वेश्चंस करवाए या 5 मार्क्स का, तुम्हारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पे तैयारी नहीं करवाई है। तो अगर तुम चाहते हो कि 1 मार्क्स के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट कर देना, या फिर तुम हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। उसमें मैंने बहुत सारे मैं तुम्हारे लिए उसमें बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे दूँगा। ठीक है, या फिर मैं किसी दूसरे वीडियो में भी तुम्हें अच्छे से बताऊँगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, बाय बाय।